ओम शांति। किचन गार्डन ट्रेनिंग के आज तीसरे दिन के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के सेशन की शुभ शुरुआत हम प्रभु पिता की याद से करेंगे। प्रभु पिता की याद हमें हर कार्य के लिए एक नई प्रेरणा और प्रोत्साहन देती है। शिव बाबा की याद हमें कार्य करने के लिए एक नया उमंग देती है। तो चलो हम सेशन की शुभ शुरुआत शिव बाबा की याद से करेंगे। 2 मिनट बाबा की याद। तेरी यादों के पावन झील में बाबा मन कमल मुस्काया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा मन कमल मुस्काया। सारा जग अपना सा लगे, सारा जग अपना सा लगे, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा खुशियों से भर दिया है दामन, क्या कम है उपकार तेरा। तूने जीवन नया दिया मुझको, रग रग समाया प्यार तेरा। दिल के दर्पण में बाबा तुझको बसाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा हम कितने खुशकिस्मत हैं, पलकों पे तुमने बिठाया है। कांटों से फूल बनाकर तुमने जीवन को महकाया है। अब तो तुझको पाकर अंबर को पाया, जब से अपना तुमने बनाया। पिछले 2 दिनों से हम योगिक गुरु वाटिका के बारे में बहुत अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त कर रहे हैं। योगिक गुरु वाटिका एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमें प्रकृति से जोड़ती है। परमात्मा की याद के वाइब्रेशन प्रकृति को हम कैसे पहुंचाए ये सिखाती है। अच्छी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, भविष्य के लिए एक अभिन्न अनिवार्य अंग है ये योगिक गुरु वाटिका। आज के इस सेशन के अंदर अभी हम अनुभवों की लेन देन करेंगे, जिन्होंने जीवन के अंदर बहुत ही अच्छे अनुभव इस विषय के बारे में प्राप्त किए हुए हैं। टेरेस गार्डन के बारे में जिन्होंने माहिरता प्राप्त की है, ऐसी विशेष हस्तियों का अनुभव अभी हम सभी सुनेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमार बद्री विशाल भाई जी को। बद्री विशाल भाई जी, आप 30 सालों से ब्रह्मा कुमारी संस्था के नियमित विद्यार्थी हैं। कृषि
एवं ग्राम विकास प्रभाग के आप राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हो। आप उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि निदेशालय में असिस्टेंट डायरेक्टर हो। आपने उत्तर प्रदेश के किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के हेतु पारदर्शी किसान सेवा योजनाओं का प्रोजेक्ट किया। आपने 20 से भी ज़्यादा किसान सशक्तिकरण अभियानों का आयोजन किया। इतना ही नहीं, राजस्थान, बिहार जैसे कई राज्यों के अंदर ब्रह्मा कुमारी संस्था के भाई बहनों को इसके बारे में प्रशिक्षण दिया। जिन्हों का जीवन किसानों के लिए समर्पित है, ऐसे विशेष हस्ती ब्रह्मा कुमार आदरणीय बद्री विशाल भाई जी अपने अनुभव शेयर करेंगे। ब्रह्मा कुमार बद्री विशाल भाई। ओम शांति। हमारा जो अनुभव है वो ये है कि ये कृषि और ग्राम विकास प्रभाग जिसने अन्न और मन की शुद्धि का एक अद्भुत कार्यक्रम शुरू किया है, यही स्वर्णिम दुनिया का आधार बनेगा। क्योंकि उस स्वर्णिम दुनिया में अन्न और मन दोनों शुद्ध होता है और दोनों का आपस में गहरा संबंध है। किसी एक को हम शुद्ध करके स्वर्णिम दुनिया नहीं ला सकते। इसीलिए हमारे यहाँ जो राम राज्य की परिकल्पना की गई है उसमें कहा गया है कि राम राज्य में सब सुंदर सब वीरु शरीरा, सभी सुंदर होते हैं, सभी निरोगी होते हैं, सर्वांग सुंदर कंचन काया। लेकिन यहाँ पर सभी रोगी हैं। रोगी क्यों हैं? क्योंकि अन्न अशुद्ध है। आज अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं। 15,000 पेशेंट पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। तो राम राज्य कैसे आएगा? जब तक अन्न शुद्ध नहीं होगा तब तक राम राज्य नहीं आ सकता। और राम राज्य में कहा गया कि सब नर करहिं परस्पर प्रीति, सबका आपस में प्यार होता है। लेकिन यहाँ भाई भाई के खून का प्यासा है। कोर्ट कचहरी मुकदमों से पटे पड़े हैं। 3 करोड़ 30 लाख से अधिक मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं। और आज की तारीख में अगर क्राइम बंद हो जाए तो इनको डिस्पोज ऑफ होने में 20 से 25 वर्ष तक लगेगा। ये कोर्ट कचहरी मुकदमों से क्यों पटे पड़े हैं? क्योंकि हमारा मन अशुद्ध है। तो अन्न और मन दोनों को शुद्ध करने का अभियान ये कृषि और ग्राम विकास प्रभाग चला रहा है। लोग अभी तक ये समझते थे कि ये कृषि और ग्राम विकास प्रभाग किसानों के लिए है, 70% आबादी के लिए है। लेकिन आज ये महसूस कर रहे हैं कि 100% आबादी ही नहीं बल्कि पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति सब के लिए ये कृषि और ग्राम विकास प्रभाग काम कर रहा है। क्योंकि जैसे ही इंसान की अवस्था ऊंची होती है वैसे ही सारी प्रकृति सुखदायी होने लगती है। प्रकृति और पुरुष का जो तालमेल है बिगड़ गया है। प्रकृति से लोगों का प्रेम नहीं रहा। कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित होया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का। तो प्रेम किससे? प्रेम प्रकृति से, इंसानों से, जीव जंतुओं से, जो हमारे मम्मा बाबा में था। बाबा, हमारी दादी जी, कृष्णी दादी जी बताती थी कि बाबा हर बृहस्पतिवार को जब भोग लगता था तो एक चिड़िया को वो भोग खिलाते थे। वृक्षों से, पेड़ पौधों से, बाग से, फूलों से बहुत प्यार था। छोटे छोटे बच्चों से, जीव जंतुओं से। और ऐसे हमने अपनी दादी कृष्णी दादी जी में देखा कि गांव वालों से, छोटे बच्चों से, जीव जंतुओं से, पक्षियों से बहुत प्यार था। हमारी जो दीदी हैं इंदिरा दीदी जी, वो भी मम्मा बाबा की गोद ली हुई पुरानी उसी समय की हैं। उनका भी प्रकृति से बहुत गहरा संबंध है, बहुत प्यार है।
और मैंने देखा है कि जब से ये यौगिक गृह वाटिका का कॉन्सेप्ट चला है, वो हर कार्यक्रम में लोगों को गिफ्ट के रूप में पौधे देती हैं। 84वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती थी, 84 पौधे उन्होंने दान दिए और सभी को कहा कि उनको आप बच्चों की तरह पालेंगे। बीच बीच में उनकी फ़ोटो लेती रहती हैं। बहुत अच्छा तरीका है। हमारे जो अधिकारी हैं अभी हमारे डायरेक्टर, हमारे जॉइंट डायरेक्टर लखनऊ के और डिप्टी डायरेक्टर, ये पर्यावरण दिवस पर सब लॉकडाउन में भी आश्रम गए थे और वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। उनको भी सभी को गमले में पौधे रोपित करके गिफ्ट में दिए गए और उनसे कहा गया, ख़ास तौर से हमारी दीदी ने कहा कि ये बच्चे हैं, इनको पालना है और आप हमको महीने में 15 दिन में इनका फ़ोटोग्राफ भेजेंगे कि कैसे विकसित हो रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। एक तरीका है गृह वाटिका के विस्तार का। दूसरा उन्होंने कॉन्सेप्ट इसमें रखा कि जो छतों पर पौधे लगे हुए हैं आश्रम के, सभी सेवा केंद्रों को, सभी बहनों को चाहिए कि अपने छतों पर या दरवाजे पर सामने कहीं जगह है तो वहाँ पौधे लगाएं। तो वहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए हुए हैं। वहाँ मीठी नीम के पौधे लगे हुए हैं, तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, लेमन ग्रास लगा हुआ है, वहाँ पर मिर्ची लगी हुई है, टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, लौकी की बेल चढ़ी हुई है और ऊपर ही छत पे मिट्टी डाल करके और वहीं पर जो है भुट्टे भी लगाए गए थे, मक्का, वो भी बहुत अच्छी फसल तैयार हुई। जो वहाँ पौधे लगे हुए हैं, नींबू के पौधे लगे हुए हैं, तो उसमें दीदी का यह कहना है कि सभी लोग एक पौधे को गोद लें और उसकी पालना करें, दूर से उसको सकाश दें। अगर सेंटर पे आते हैं तो सेंटर पे जा कर के उसको सकाश दें और नहीं तो दूर से उसको सकाश दें। मैंने भी एक पौधा गोद लिया हुआ है, नारंगी का पौधा है। जब लखनऊ महोत्सव में हम लोगों ने एक प्रयोग किया, कृषि कुंभ में प्रयोग किया कि जो योग का प्रयोग करने पर जो पौधों की ग्रोथ होती है वो कैसे होती है और जिन पर योग का प्रयोग नहीं होता वो कैसे डल रह जाते हैं, तो उससे प्रेरणा मिली और एक पौधे को गोद लिया है। और वो पौधा, दूसरा पौधा जो उसके साथ में ही लखनऊ महोत्सव में साथ में ही आया था, हमारे हार्टिकल्चर के एक मित्र हैं, उन्होंने उसको गिफ्ट किया था, तो वो बहुत सुंदर विकसित हो रहा है और उससे लगाव रहता है। दूर बैठे भी हम लोग उसको सकाश देते रहते हैं। तो एक ये भी तरीका है। अभी जब ये पर्यावरण दिवस था तो उसमें हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर थे लखनऊ के, वो कुछ बीज ले गए थे और उन्होंने एक संकल्प दिया कि दीदी जी, अच्छा ये होगा कि इन बीजों को यहीं पर उगाया जाए और सभी लोगों को इसको गिफ्ट दिया जाए। जो बाबा के बच्चे हैं या जो नए बच्चे आते हैं, जो अपने यहाँ इनको रोपित करना चाहते हैं, उनको गिफ्ट के रूप में दिया जाए। और बहुत सुंदर जो ये पानी का गिलास आता है, डिस्पोजल गिलास, उसमें बैगन का, लौकी का, भिंडी का, करेले का, इनका बीज बोया गया और उसको सभी को गिफ्ट किया गया। ये जो परमात्मा का कार्य है, स्वर्णिम दुनिया की स्थापना का कार्य, जिसमें अन्न और मन दोनों शुद्ध होगा, उसमें आप अहम भूमिका निभा सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। अभी हमें श्रोताओं के द्वारा पिछले 2 दिनों से जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उसकी तरफ से, और जिन्होंने पहले मई मास में जो ट्रेनिंग हुई थी उसी समय के ऊपर जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई थी, ऐसे भाई बहनों की तरफ से, और जिन्होंने अपने सेंटर में और अपने घर के अंदर गृह वाटिका तैयार की है, उन भाई बहनों में से कुछ एक प्रश्न आए हुए हैं, तो उस प्रश्नों के उत्तर अभी हम प्राप्त करेंगे। ये प्रश्नोत्तरी का सेशन आप सभी को भी बहुत उपयोगी बनेगा। हम सभी के बीच में हैं ब्रह्मा कुमार महेंद्र भाई जी। आप बॉम्बे की
रुचि बायोकेमिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, आप कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के एजुकेटिव मेंबर हो। आपसे मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि पौधे के अच्छे विकास के लिए हम किस प्रकार की मिट्टी ले सकते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी के साथ हम क्या डाल सकते हैं। प्रकाश डालेंगे ब्रह्मा कुमार महेंद्र भाई जी। हाँ, मिट्टी तो ऐसा है कि अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग मिट्टी की वैरायटी होती है। तो इसीलिए मिट्टी में खास करके हम देखेंगे तो कुछ मिट्टी रेतीली हल्की मिट्टी होती है जो भुरभुरी होती है, कई जगह पर मिट्टी लाल मिट्टी होती है, कई जगह पर काली मिट्टी होती है। तो ज़्यादातर हम अगर किचन गार्डन की बात करें तो हमारे पास अगर हमें मिले तो इस तरह से मिट्टी मिलनी चाहिए जो थोड़ी भुरभुरी हो। तो जैसा हम देख रहे हैं कि ये इस तरह से मिट्टी है और ये मिट्टी में ज़्यादा पानी नहीं रहता है और बिल्कुल सूखी टाइप की भी है और ऐसी भुरभुरी मिट्टी है, गीली है फिर भी ये भुरभुरी है। तो इस तरह से अगर मिट्टी हमें मिलती है तो बहुत अच्छा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये मिट्टी हमें ऐसी ही मिट्टी हर जगह मिलेगी, क्योंकि इस मिट्टी में से ज़्यादातर पानी ड्रेन हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो लाल मिट्टी में भी हम पौधे लगा सकते हैं। और अगर काली मिट्टी है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी पकड़ के रखती है तो ऐसे समय पे उस मिट्टी में हम कुछ ऐसे खाद मिलाएं। तो अगर हमारे किचन का कंपोस्ट खाद अगर उसको मिलाते हैं तो मिट्टी को हम बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास शहरों में ये कोई बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होती है कि मिट्टी कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो उस मिट्टी की क्वालिटी हम बदल सकते हैं कि हमारा कंपोस्ट खाद हम डालें। बाहर से आप अगर कोई खाद लेके आते हैं तो वो हम डाल सकते हैं, गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद डाल सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि ज़्यादा ही मिट्टी यदि कड़क मिट्टी है या काली मिट्टी है तो उसमें कुछ कोकोपीट वगैरह कुछ मात्रा में मिक्स करके हम मिट्टी का उपयोग अपने गार्डनिंग के लिए कर सकते हैं। अब सवाल है कि इसमें क्या क्या डालना है। तो डालना हमें, जैसे मैंने वही बताया कि जो हमारी नेचुरल खाद होती है वो खाद डाल सकते हैं। अगर कोई हम चीज़ें जो घर में जो कंपोस्टिंग करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, तो इस तरह के खाद हम बना सकते हैं। और हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे गार्डन का वेस्ट रहता है, पत्तियां होती है, तो जो भी फलों के छिलके हैं या पत्तियां हैं वो पत्तियां नीचे डालकर हम अगर कोई पौधा लगाए तो नीचे डालकर फिर हम उसके ऊपर ये इस तरह से अगर मिट्टी ढांक देते हैं तो वहीं के वहीं वो पत्तियों का गलन हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाती है और उसका खाद भी हमें मिलता है और साथ साथ वो उसकी पोरोसिटी भी बनी रहती है। दूसरा सवाल ब्रह्मा कुमार प्रहलाद भाई जी से। प्रहलाद भाई जो कि 25 साल से ईश्वरीय विद्यालय से जुड़े हुए हैं और आपने निवृत्त असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में सेवाएं दी हैं। भाई जी, हम गमले तो तैयार करते हैं लेकिन उस गमलों में हम खाद कैसे डालें और कौन सा खाद डाल सकते हैं? प्रहलाद भाई। ओम शांति। प्रश्न बहुत सुंदर है, क्योंकि कोई भी पौधा या सब्जी का प्लांट है उसका आधार ही है कैसे हम गमलों को भरें। तो आपको हम प्रैक्टिकल दिखाने जा रहे हैं। जैसे ये छोटा सा गमला है, उसमें सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, पहले हमें कंकड़ डालना है। थोड़ा कंकड़ डालने के बाद में हमें फिर डालनी है ऐसा जो है अपना वेस्टेज, कोई भी घर का वेस्टेज हो, सूखा हो, पत्ते हो, वो इसमें डालने। उसके बाद में हमें ये भरने, पत्ते डालने के बाद में हमें थोड़ी बजरी, जो बजरी होती है चुनाई के काम की, ये हमें डालनी। ये हमें परत टाइप जैसे डालनी, एक के बाद में एक हमने डाल दिया। उसके बाद में अगर हमारे पास और कोकोपीट है तो वो भी हम डाल सकते हैं। नारियल का जो चूरा आता है मार्केट में मिल जाता है, ये सब कोकोपीट होता है, इसको हम डाल लेते हैं। इसके बाद में हमें डालना है कंपोस्ट खाद, साथ में वर्मी कंपोस्ट खाद और मिट्टी। ये 1/3 हिस्सा हमें लेना है। तो इसमें हम मिलाकर अगर हम इसको डाल देते हैं, ये वर्मी कंपोस्ट जो हमने डाल दिया और साथ में कंपोस्ट जो देसी गाय का गोबर का
सड़ा हुआ खाद होता है वो 1/3 हिस्सा उसको मिक्सर करके हम इसको भर देते हैं और कम से कम 1 इंच हम 1-1.5 इंच हम खाली रखते हैं। इसके बाद में हम फुहारे से इसको पानी दे देते हैं और ताकि नम हो जाए। उसके बाद ही हम पौधा लगाते हैं। इस तरह से हम गमले भर सकते हैं और गमले में हम अक्सर कोई भी अंग्रेजी खाद माना रासायनिक खाद नहीं डालें, केवल देसी गाय का गोबर या वर्मी कंपोस्ट मिट्टी के साथ यूज करें। अभी हम जानना चाहेंगे ब्रह्मा कुमार राजेश भाई जी से। राजेश भाई, आप एग्रीकल्चर इंजीनियर हो, नाबार्ड में डीजीएम की पोस्ट पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हो। किसान सशक्तिकरण और ग्रामोत्थान के लिए आपने अवार्ड भी प्राप्त किया हुआ है। आप हमें बताइए कि पौधे के विकास के लिए हम पानी कब दे सकते हैं और हमें पानी कैसे देना चाहिए, प्रकाश डालेंगे राजेश भाई। तो ये सही बात है कि बागबानी कहो या गृहवाटिका कहो, उसमें पानी का बहुत महत्व है। बिना पानी के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन कभी कभी ज़्यादा पानी भी पौधों के लिए नुकसानकारक साबित होती है, क्योंकि ये समझ नहीं है कि पौधा है वो सिर्फ पानी नहीं लेता, और उसको वास्तविक रूप में देखें ना तो पानी एक कैरियर है जिसके साथ घुल मिल के सात्विक और पौष्टिक तत्व जो धरती में है, जो गमले में है, वो पानी के साथ पौधे के किचन तक जाता है। अब पौधे का किचन क्या है? वो है पत्ता। तो पत्तों में सूर्य प्रकाश के साथ मिल करके पूरे पौधे का भोजन बनता है। तो वो पानी जो चढ़ता है उसकी वजह है हवा का दबाव। अगर धरती के अंदर हवा के छोटे छोटे छिद्र ना हो तो फिर हवा का दबाव नहीं रहता है और पानी ऑटोमेटिक चढ़ता नहीं है। इसीलिए योगी गृहवाटिका के प्रोजेक्ट में ये हम सभी भाई बहनों को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे गमले में या हमारी क्यारी में इतना पानी मत दीजिए जिससे वो जो हवा के छोटे छोटे छिद्र है धरती के अंदर, गमले के अंदर, मिट्टी के अंदर, वो वहाँ रहे ही नहीं और उसकी जगह पानी ले ले। जब पानी उसकी जगह ले लेगा ना तो भाई और बहनों वो पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता है, भले कितना भी वो गमले में पानी हो या कितना भी मिट्टी में पानी हो। इसीलिए पानी बहुत मर्यादित मात्रा में देना चाहिए। और रही बात दूसरी कि कितना देवे और कब निर्णय करे कि इसको पानी की ज़रूरत है, तो आप सबको बतावे कि पौधा जनरली ज़्यादा पानी नहीं चाहता, उसको सिर्फ नमी की ज़रूरत होती है और हवा की ज़रूरत होती है। इसीलिए आप तो पानी उतना ही दे जितना उसको ज़रूरत है। अब कैसे? देखिए, कोई भी पौधा अगर धूप में होगा और थोड़ी कड़ी धूप आएगी ना तो पत्ता तो जैसे सूखने लगेगा, मतलब थोड़ा सा ऐसा सिकुड़ जाएगा, पत्ते सब सिकुड़ने लगेंगे। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। उसका मतलब ये नहीं कि आप उस टाइम समझो कि इसको पानी की बहुत प्यास लगी है और आप 1 टम्बलर भर के वापस पानी दे दो। नहीं, जब शाम को, क्योंकि सूर्य जब प्रकाश बहुत तेज होता है तो पत्ते की ये टेंडेंसी रहती है कि वो अपने आप को सिकुड़ दे ताकि उसकी पत्तों में से पानी की भाप बनकर ना चली जाए। तो वो तब तक सिकुड़ के रहेगा, लेकिन जैसे ही शाम होगी, तेज धूप से थोड़ी नरम धूप हो जाएगी, वापस अपनी अवस्था में आ जाएगा, तब उसको पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन शाम को वो वापस अपनी अवस्था में नहीं आता है पत्ते, और जैसे सूख रहा हो ऐसा लग रहा है। शाम को आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, तो फिर थोड़ा पानी देना चाहिए। रात को भी दे सकते हैं और सुबह को दिन उगने से पहले भी दे सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पानी की मात्रा सीमित हो
और हवा का महत्व उतना ही ज़रूरत है। और तीसरा, पत्ते ही आपको बताएंगे कि पौधे को पानी चाहिए या नहीं चाहिए। और इसी ज्ञान से आपको एक और हमारा आध्यात्मिक ज्ञान भी जोड़ना है कि पानी देते वक्त आपको परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, जो पानी का तुलना हमेशा ज्ञान से की जाती है, तब परमात्मा की याद में उस पानी को चार्ज करके देना जरूर देना चाहिए और इस बात को भूलना नहीं चाहिए। थैंक यू। अभी हम समाधान चाहेंगे ब्रह्मा कुमार महेंद्र भाई जी से। हमारी समस्या है कि हम पौधों को समय प्रति समय पानी भी देते हैं, खाद भी डालते हैं, उसमें फूल तक आ जाते हैं, लेकिन फिर वे गिर जाते हैं। तो फूल गिरे नहीं, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उपाय बताएंगे ब्रह्मा कुमार महेंद्र भाई जी। देखिए, हम जब भी फल लेते हैं तो फूल तो स्वाभाविक है आते हैं, उसके बाद फल लगता है। लेकिन फूलों में दो प्रकार की वैरायटी होती है, तो जिसको हम एक मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर भी कहते हैं। कई बार ये होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे को आते हैं। तो कुछ पौधों में जब ये मेल फ्लावर्स आते हैं तो निश्चित ही वो पौधे से गिर जाते हैं, लेकिन उसके अंदर में दूसरा फ्लावर जब आएगा, फीमेल फ्लावर जब आएगा, तो उसमें फल की सेटिंग होती है। तो कुछ फूल तो गिरेंगे ही, ज़रूरी नहीं कि जितने फूल आए उतने सब में फल लगेंगे ही, लेकिन फूल जो फीमेल फ्लावर भी गिरने के कई सारे कारण हैं कि अगर उसका परागीकरण बराबर नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ बराबर, तो भी वो फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्जन नहीं होता है। दूसरी बात ये होती है कि कभी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी है तो फूल पकड़ नहीं पाता है। और तीसरा है कि अगर कोई अन्य बीमारी से ग्रसित पौधा है तो वो पौधे का फूल गिर सकता है। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर में हमें फ्रूट सेटिंग नहीं होगी। ये जो हम देख रहे हैं इसमें फ्रूट सेटिंग नहीं होगी, ये गिरेगा, लेकिन इसके बाद ऊपर के जब फ्लावर आएंगे तो उसके अंदर में हम फ्रूट सेटिंग ले सकते हैं। तो कुछ पौधों में ऐसे शुरू के समय में जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो गिरते हैं, लेकिन हमें ये देखना ज़रूरी है कि वही कीड़ा कोई आ रहा है क्या और न्यूट्रिशन की उसकी मात्रा बराबर है क्या। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जो 10 दिन में 15 दिन में हमारा जो जैव रस है, जिसको कोई या तो हम जीवामृत कहे, जैव रस कहे, तो ऐसे या कुनाम जल कहे, तो इस तरह से जो हमारे फार्मूलेशंस है जो खास करके गाय के उत्पाद से बनाए जाते हैं या कोई चीज़ हमको डाइजेस्ट करके फर्मेंट करके हम बनाई जाती है, तो ऐसे चीज़ों का हम इस्तेमाल करें तो उसको पोषक तत्व मिलते हैं। और अगर पोषक तत्व सही मिलते हैं तो फिर हम उसको फ्लावर को रोक पा सकते हैं। अगर कोई फफूंदजन्य बीमारियां हैं तो फफूंदनाशक का स्प्रे भी उसमें करना चाहिए। अभी प्रहलाद भाई जी से प्रश्न है कि हम जीवामृत कैसे बना सकते हैं और जीवामृत कितने दिनों में हम डाल सकते हैं? प्रकाश डालेंगे प्रहलाद भाई। यौगिक गृह वाटिका में जीवामृत का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें हम घर पर ही ये तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर अपना घर में अगर गो है, स्वदेशी गो पालना करते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो इसमें जो जीवामृत बनने के लिए गोबर गौमूत्र चाहिए तो संपर्क करें आप किसी भी नज़दीक गौशाला से। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो 20 लीटर पानी का हम जीवामृत बनाते हैं तो उसमें 10 ग्राम गोबर देशी गाय का, 10 ग्राम ही गौमूत्र, और उसमें हम लेंगे 2 ग्राम आटा बेसन का, दलहन की कोई भी, चाहे वो चना हो, मूंग उड़द हो, उसका आटा 2 ग्राम। इसी तरह से 2 ग्राम उसमें दही मट्ठा डालेंगे, साथ में 2 ग्राम तेल, ऑयल कोई सा भी, चाहे वो सोयाबीन का, मूंगफली का हो, वो डालना है। साथ में हम 2 ग्राम गुड़ भी डालेंगे, देशी गुड़ जो आता है उसको थोड़ा सा पानी में घोल के उसको भी उसमें डालना है। साथ में हमें मिट्टी मिल जाए, जैसे बरगद है, पीपल है, वहाँ की मिट्टी, तो 1 ग्राम मिट्टी भी हम डालें। इस तरह से सब चीज़ों को मिलाकर हम 20 लीटर पानी में इस प्रकार के ड्रम का हम यूज कर सकते हैं।
इस प्रकार के ड्रम में 20 लीटर पानी हम लें और ये सब चीज़ें डाल के और फिर उसको छाया में रखें। जहाँ छाया है वहाँ रखें, तेज गर्मी में न रखें, और ऐसा कपड़ा बांध के रखें, मोटा कपड़ा छाया में बांध के रखें। साथ में हम सुबह शाम ऐसे लकड़ी से, इसको ध्यान रहे ये सीमेंट की टंकी हो या फिर प्लास्टिक की हो, इसके अलावा लोहे की टंकी में नहीं बनाना है। साथ में ये जो हम इसको हिलाते हैं वो केवल मात्र लकड़ी का ही डंडा यूज करना है, और सुबह शाम घड़ी क्लॉक वाइज हमें ये हिलाना है इस तरह से, और इन संकल्प भावनाओं के साथ हिलाना है, हमें चलाना है। परमात्मा से सकाश लेते हुए, इसमें दृष्टि डालते हुए कि समस्त जीव सृष्टि के लिए अमृत तैयार हो रहा है। ये पेड़ पौधों के लिए, सब्जियों के लिए, फिर उसको जो आहार में लेंगे मनुष्य आत्माएं, तो उन सब के लिए ये अमृत तैयार हो रहा है। तो इस तरह से, इस भावना से हम परमात्मा की याद में इसको सुबह शाम हिलाएं, तो ये 7 दिन में तैयार हो जाएगा। और हम हर 7 दिन के बाद या 15 दिन में एक बार पानी के साथ में इसको हम डाल भी सकते हैं गमलों में, और इसको छान कर हम स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करते समय ध्यान रखें कि 10 ml जीवामृत और 1 लीटर पानी में डालकर हम पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। अगला सवाल राजेश भाई जी से कि हम बीज का संस्करण कैसे कर सकते हैं। यौगिक गृह वाटिका में एक और भी बहुत महत्व की बात है, वो है बीज संस्कार। ये ज़रूर है कि हमें बीजों को चार्ज करना चाहिए। जैसे विश्व में बीजों को ट्रीटमेंट दी जाती है लौकिक रीति से, और उसके अंदर जो बाहर के परिस्थितियों के हानिकारक, नुकसानकारक तत्व है, जैसे फंगस है, जैसे दूसरे नुकसानकारक विषाणु हैं, उनसे बचने के लिए उनको केमिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। बीज संस्कार में हम बीजों को यौगिक ट्रीटमेंट देते हैं। यौगिक ट्रीटमेंट यानी उन बीजों को परमपिता परमात्मा के सामने रखकर उन बीजों को हम सर्वशक्तिमान को आह्वान करके और अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिमान समझ करके शक्तियों के एवं पवित्रता के वाइब्रेशन देते हैं। जब बीजों को ये वाइब्रेशंस देते हैं तो उनके ऊपर एक और ट्रीटमेंट होती है जो अलौकिक है, और ये ट्रीटमेंट से उस बीज की आंतरिक शक्ति और अंकुरण की आंतरिक क्षमता वो बढ़ने लगती है। उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति और विषाणु प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। तो हमें क्या सिंपली करना है कि राजयोग के अभ्यास तो हम जानते हैं, तो राजयोग के अभ्यास से परमात्मा शक्ति को इमर्ज करके हम उन बीजों के ऊपर अपनी दृष्टि, अपनी मन के वाइब्रेशंस और उनको ऐसे देखें और अपने अंदर ऐसे स्वमान धारण करें कि जैसे एक एक बीज इस सृष्टि का मोती स्वरूप है। ये हर एक बीज डायमंड जैसा है, और ये एक एक बीज इतना शक्तिशाली बने परमात्मा शक्ति से, और हम आत्माओं की पॉजिटिविटी से, प्योरिटी से, प्योर फीलिंग से, कि वो जब धरती की गोद में जाए तो उसके ऊपर इतने संस्करण हुआ हो, उसके अंदर उतनी आंतरिक क्षमता बढ़ी हो, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ी हो, उसकी विषाणु प्रतिकारक शक्ति इतनी बढ़ जाए तो वो धरती के अंदर बहुत अपना रक्षण कर सके और एक अच्छे पौधे में कन्वर्ट हो जाए, और वो पौधा ऐसा फलदायी हो कि जिससे किसानों के खेत में फसल बहुत लगे और वो पौधे
एक गुणवत्ता युक्त फ्रूट्स या बीज या अनाज हमें दे। तो बीज संस्करण यही है और इसी विधि से हमें बीजों को चार्ज करना चाहिए। हम हर सीजन में अलग अलग प्रकार की सब्जियां लेते हैं। कौन सी सब्जी किस सीजन में बोए जिससे हम ज़्यादा प्राप्त कर सके, इसके बारे में जानकारी देंगे ब्रह्मा कुमार प्रहलाद भाई। जैसे कई सब्जियां ऐसी होती है जिनकी हम पौध तैयार करते हैं। वर्तमान की जैसे मैं बात करूं, ये जो सीजन चल रहा है उसमें हम जिस प्रकार से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमें मान लो गोभी, ये इन चीज़ों की हमें पौध तैयार पहले करनी पड़ेगी घर पे ही, उबरी हुई क्यारी बनाकर और खाद उसमें डालकर। तो जैसे गोभी है, टमाटर है, इसी तरह से ये एक चाइनीज गोभी है, शिमला है, देशी मिर्च है, बैंगन है, और ये पत्ता गोभी है, फूल गोभी है। तो इनकी पौध तैयार करनी पड़ती, या तो पौध आप स्वयं घर पे तैयार करें या फिर हमें पौध लानी पड़ेगी। तो इस तरह से ये इस सीजन की पौध तैयार करके करने वाली जो है सब्जियां। इसी तरह से हम डायरेक्ट गमलों में बीज भी लगा सकते हैं। तो ये है जैसे मूली है, गाजर है, सलगम है, ये भी हम कद्दू की बेल भी लगा सकते हैं। मटर है, मटर भी हम क्यारी में डाल सकते हैं। तो ये इस सीजन की है। हम लौकी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सीजन की सब्जियों की जानकारी होना जरूरी है। इसी तरह से गर्मी में हम लौकी डाल सकते हैं। पहले से अगर तैयार करते हैं तो टमाटर भी हम ले सकते हैं। इसी तरह से बरसात वाली भी हम, जैसे गर्मी में हम भिंडी ले सकते हैं, टींसा ले सकते हैं और ककड़ी ले सकते हैं। इसी तरह से बरसात वाली सीजन में हम मिर्च ले सकते हैं। अभी हम राजेश भाई जी से जानेंगे कि पौधों को शक्तिशाली बनाने के लिए योग की कौन सी सहज विधि अपनाएं और सूक्ष्म वतन में पौधों को कैसे सकाश दें। प्रकाश डालेंगे राजेश भाई जी। सबसे पहले हम अपने आप को आत्मा निश्चय कर गए। आत्मा निश्चय करने के बाद हम एक स्वमान धारण करें। वो स्वमान है, मैं मास्टर प्रकृति पति आत्मा हूँ, क्योंकि परमात्मा प्रकृति पति है तो उनके हम बच्चे मास्टर हैं। तो जब हम पांचों तत्वों के ऊपर ये स्वमान के साथ योग करेंगे तो हमारे हर स्वमान को और हमारे द्वारा जो भी वाइब्रेशंस जाएंगे, जैसे पवित्रता के, शांति के, सुख के, आनंद के, तो वो पौधे उसको एब्जॉर्ब करेंगे। शक्ति के वाइब्रेशन से पौधा बहुत अच्छा विगरस ग्रोथ करता है। शांति के वाइब्रेशन देने से पौधे में भी एक स्ट्रेस होता है, जो बाहर की परिस्थितियों का स्ट्रेस होता है, पॉल्यूशन का स्ट्रेस होता है, तो वो कम होता है। उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस यानी उसकी वृद्धि बहुत अच्छी होती है। अगर हम आनंद के वाइब्रेशंस देते हैं पौधों को तो उनकी अंदर हार्मोनल सिक्रेशन, उनके अंदर ग्रोथ बहुत विगरस यानी बहुत अच्छा होता है। तो अलग अलग जो 7 गुण हैं उसको लेकर के और स्वमान धारण करके जब हम योग को अपनाएंगे पौधों के साथ तो पौधों में बहुत फर्क पड़ता है। सूक्ष्म वतन में हम पौधों को इमर्ज कर सकते हैं। वहाँ बाप दादा के सामने हमारे पूरी योगिक ग्रह वाटिका को इमर्ज करके एक एक पौधे को हम परमात्मा शक्ति के, प्रकृतिपति परमात्मा के वाइब्रेशंस का आह्वान करके उनको सशक्त बना सकते हैं। हम खुद भी मास्टर प्रकृतिपति
आत्मा का स्वमान धारण करके वो सप्त गुण जो सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति और प्रेम, वो सब इन पौधों के ऊपर उनका सकाश दे सकते हैं। और सूक्ष्म वतन में देने से वो सकाश फिर स्थूल रूप में भी उन पौधों तक पहुंचता है। तो हम सभी जब सकाश दे तो सूक्ष्म वतन में भी अपनी योगी गृह वाटिका को इमर्ज करे, स्वमान धारण करे और सातों गुणों को लेकर और परमात्मा प्रकृति पति को साथ में रखते हुए सप्त गुणों के ऑथोरिटी को वहाँ रखते हुए उन पौधों को सकाश दे, जिससे वो पौधों में वो सभी ताकत, वो सूक्ष्म शक्तियाँ आ जाएगी और वो बहुत अच्छा फलदायी और फल फूल देने वाले बन जाएंगे। एक बहन ने प्रश्न पूछा है कि हमारे पौधे के पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? जवाब देंगे महेंद्र भाई जी। पत्तों का पीला पड़ना एक तो वैसे तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे पत्तों में जब ये एंग होता है तब इसमें जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं तो वो अगर है तो पत्ता हरा होता है। लेकिन जब पत्ते की एज हो जाती है, तो जब अभी हम देख रहे हैं इस प्रश्न में कि हमारे पास ये पत्ता अवेलेबल है, ये नीचे का पत्ता है, सबसे नीचे का पत्ता है। पहले ये हरा था, लेकिन चूंकि यह भी पुराना हो चुका है तो इसका न्यूट्रिएंट्स पूरा सक हो गया, आने वाले समय में ये पत्ता गिर जाएगा, तो इसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऊपर के पत्तों में अगर कुछ है तो वो हमें डिफिशियंसी महसूस होती है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, इसी पेड़ में हम देख रहे हैं कि ये जो पत्ता दिख रहा है, तो ये जो पीलापन आया है तो ये उसके जो पोषक तत्व है उसकी कुछ कमी होने की वजह से इस तरह से सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे समय पे हम उसके जो न्यूट्रिशन है, उसको पोषक तत्व सही मात्रा में मिले, इसका हमने ध्यान रखना है। पोषक तत्व आप ज़मीन के माध्यम से भी दे सकते हैं और हम कुछ स्प्रे के माध्यम से भी हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से पत्ते पीले होना ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एक हो सकती है। दूसरा मैंने कहा है कि ये एक समय ऐसा आता है कि जब फंगल इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है तब भी पत्तों का सिकुड़ना शुरू होता है, तो ऐसे समय पर भी पत्ते पीले पड़ते हैं। तो उस समय हमें फफूंदजन्य बीमारियों के रोकथाम के लिए फफूंदनाशक का स्प्रे करना चाहिए। प्रहलाद भाई, आपसे श्रोतागण जानना चाहते हैं कि हम घर में खाद कैसे बना सकते हैं जो सहज भी हो और सस्ता भी हो, तो उसके लिए कोई घरेलू नुस्खे बताएंगे ब्रह्मा कुमार प्रहलाद भाई। जीवामृत भी हम घर में बना सकते हैं। आप देखेंगे पौधों के लिए ये देख रहे हैं जैविक इंजन। ये आपका जो भी हम फल लेते हैं, यूज करते हैं, सब्जियां जो करते हैं, उसके छोटे छोटे पीस टुकड़े करके इसमें डाल दें और पानी इतना भरे, उसके साथ में आप इसको डाल दें। साथ में मौसमी या नींबू या संतरा ऐसा उसमें 1/3 छिलके वो काट के इसमें डालना जरूरी है। तो इस तरह से 1/3 हिस्सा पानी डालकर उसमें भर दें और सब्जियां हो, केले के छिलके हो, छोटे छोटे पीस करके पीस जो इसमें मुंह से ही जा सके, और इसको फिर बंद रखें, छाया में रखें और हर रोज इसको थोड़ा सा घुमा दें, क्योंकि इसमें जो गैस बनेगी वो निकल जाए। हल्का सा घुमा दें, पूरा नहीं खोलें। तो इस तरह से ये 30 दिन में आपका तैयार हो जाएगा, जिस आपका वेस्टेज का ही ये एंजाइम बन जाएगा। और 30 दिन के बाद में इसको रोज हिलाते रहें और ऐसा हल्का सा खोल लें, उल्टा सीधा कर लें और उसके बाद में छान के रख लें। कभी ये खराब नहीं होगा, बहुत टाइम तक ये चलेगा। और इसको पानी के साथ में हम सिंचाई में भी डाल सकते हैं और 1 लीटर पानी में 100 ml इसको डालकर स्प्रे भी कर सकते हैं। ये घरेलू छोटे से नुस्खे हैं। दूसरा, हम वेस्टेज जो आप देख रहे हैं, हम घर में किचन में वेस्टेज होता है, छिलके हैं, फलों के हैं, चाहे सब्जियों के, आपको हम देखेंगे, ये देखो तैयार हम कर रहे हैं। तो इसमें भी हम डाल के ऐसे छेद रख सकते हैं बाल्टी में, ऐसे कोई भी प्लास्टिक बाल्टी लेके नीचे भी छेद रखा जा सकता है। इससे जो रस गिरेगा या घुलनशील जो भी गिरेगा वो भी एक टॉनिक का काम करता है।
तो इस तरह से इसको ढक के रखें। जब ये पूरा भर जाए तो इसको कम से कम 30 मिनट आप रखें और बीच बीच में हिलाते रहें। तो ये आपके लिए गमलों में बहुत अच्छा खाद बन जाएगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आया है कि पौधे का जब ग्रोथ होता है तो ग्रोथ के कौन से स्टेज पर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। जवाब देंगे महेंद्र भाई जी। जी हाँ, जब हम पौधा लगाना है या कोई भी चीज़ हम लगाते हैं तो शुरू से ही हमें ध्यान रखना है। तो पहली स्टेज है कि जो सीड हमारे पास आता है, बिजाई जो आती है, तो उसको हम सशक्त बनाएं। तो इस सीड को सशक्त बनाने के लिए पहली हमारी विधि है बीज प्रक्रिया। तो बीज प्रक्रिया में हमारे 2 भाग हैं। एक है कि हम उसको, चाहे वो बीजामृत हो या कोई ऐसी जैविक औषधि हो या जैविक खाद हो, इनका हम बीज प्रक्रिया करते, मतलब वो बीज को लगाते हैं। और दूसरा है इस बीज को सशक्त करने के लिए जिसको हम मेडिटेशन करते हैं 3 दिन, 4, 5 दिन या 7 दिन, तो वो उस मेडिटेशन के द्वारा हमारे सकारात्मक विचारों के प्रकम्पन द्वारा उसको हम सशक्त करते हैं। और उसके बाद जब हम ज़मीन में डालते हैं तो उसको पानी कितना देना है, क्योंकि शुरू में जैसे बताया है कि उसको नमी भी चाहिए लेकिन ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वो उसकी रॉटिंग हो सकती है, वो सड़ने की प्रक्रिया हो सकती है। तो हम उतना पानी डालें। और कई बार ये होता है कि हम ज़मीन में कितना डालें। अगर हम सीड डालते हैं तो ज़मीन में हम उतना डालें कि वो नमी बनी रहे। बहुत ज़्यादा डेप्थ होता है, मतलब इतना अगर हम ज़्यादा अंदर डाल दिए तो पौधा ऊपर नहीं उठ पाएगा। अगर हम इतना डालते हैं तो इसमें से अगर हम देखें तो उसके चांसेस है जल्दी ऊपर आने के। और थोड़ी सी ऊपर मिट्टी ज़रूर होनी चाहिए ताकि नमी बनी रहे, क्योंकि पहले वो नमी लेगा, वो फूलेगा और उसके बाद में उसमें से अंकुरन आएगा। तो ये पानी का भी हमें उसके ऊपर ये करना है। और ख़ास ये ध्यान रखना है कि अगर गर्मी के समय हम अगर ऐसे पौधे लगाते हैं तो उसको थोड़ा सा हम शुरू में शेड दें। अगर हम नर्सरी लगाते हैं तो भी हम शुरू के समय में उसको शेड में रखें ताकि वो थोड़ा सा उसकी रूट सेट हो जाए और फिर हम उसको दूसरा खाद और पानी दे सकें। इसमें ख़ास करके हमने ये देखा है कि पानी की ज़रूरत उतनी ही होती है जहाँ पे उसका रूट जोन है। तो रूट जोन हम क्या कहेंगे कि ये जैसे पौधा है, ये पौधे के आजू बाजू में, इस आजू बाजू में 1 फीट के आजू बाजू में रेडियस में इसके रूट्स होंगे। और रूट्स ज़्यादातर कुछ रूट्स डेप्थ में जाते हैं तो वो तो सपोर्ट के लिए होते हैं, लेकिन जो हम टेरेस में या गार्डन में लगाने वाले पौधे होते हैं वो कोई बहुत बड़े नहीं होते हैं, तो उसका रूट जोन भी बहुत बड़ा नहीं होता है। तो पानी भी जो है हम इसमें ही मात्रा में दें ताकि वो ज़्यादा लीचिंग ना हो, उस वहाँ के न्यूट्रिएंट्स बाहर बहके ना जाए। और दूसरा ये है कि अननेसेसरीली दूसरे जगह को हम गीला ना करें। तो इस तरीके से हमें पानी का भी ध्यान रखना है। अगर पानी हम ज़्यादा भर देते हैं तो भी ये देखा गया है कि वहाँ उसका एरेशन कम हो जाता है, कुछ बीमारियाँ भी आ जाती हैं। और वाइट रूट्स को अगर एयर नहीं मिलती है तो उसमें सड़ने की भी प्रक्रिया हो सकती है या फिर पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए हमें पानी का भी ध्यान रखना है। हमें वो भी ध्यान रखना है कि ऊपर आने के बाद जब पौधा हरा होने लगता है तो ऐसे समय पर कुछ प्रकोप इल्लियों का या कुछ बीमारियों का आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब इस तरीके का पौधा होता है तब ये देखा जाता है कि वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो उस समय पर भी शत्रु कीटक उसमें आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे समय पर हमें ध्यान रखना है कि आज पौधा अच्छा लग रहा है, जैसा हमें अच्छा लग रहा है वैसे कीटक को भी शायद अच्छा लग रहा होगा। तो हम सतत उसके ऊपर उसके जो रोग प्रतिकार रोग को दूर करने के लिए, जैसे हमारे जो प्रिपरेशंस है, चाहे वो 10 परनी अर्क हो या फिर हमारे नीम से बनाए हुए कोई ये हो, औषधियाँ हो, उसका हम स्प्रे ले सकते हैं। और नित्य हम उसको इस तरह से करें कि हम चिड़ियों का आह्वान करें, हम परमात्मा को याद करें, अपने पेड़ पौधों को सकाश दें ताकि वो स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो एक बच्चों की जिस तरह हम केयर करते हैं, हम सुबह शाम ध्यान रखते हैं, वैसा हम अगर बगीचे में जाएंगे और ख़ास करके अगर हम रोज़ सुबह या शाम हम दोनों समय पे अगर हम अपने पेड़ पौधों के पास जाएंगे तो ज़रूर उनको क्या चाहिए वो हमें पता चलेगा और उनकी हम केयर कर सकेंगे। तो ये हमारी फैमिली है, वो हमारे फैमिली के जैसे हैं, तो वैसा ही हम उनको ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित ही उनका हमें अच्छा योगदान मिलेगा, अच्छा रिस्पांस मिलेगा।
अभी प्रश्न ये आया है कि हमारे पौधे का विकास तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन पौधे को कीट लग जाते हैं जो पौधे को बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो हम क्या करें? कीट नियंत्रण का कोई सहज और घरेलू नुस्खे हमें बताइए। तो जवाब देंगे ब्रह्मा कुमार प्रहलाद भाई जी। कीट में भी दो प्रकार के हैं, कुतरने वाले, चूसने वाले। तो उनके लिए हम आपको थोड़ा सा घरेलू नुस्खा बताना चाहते हैं कि आपके बाजार में एक नीम ऑयल मिल जाता है। उस नीम ऑयल में आप मिर्च तीखी कूट कर डाल दें और उसके साथ में आप थोड़ा सा शैम्पू या सर्फ ले लें, तो उसमें मिक्स करके आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। 100 ml 10 ml आप नीम का ऑयल लेंगे 1 लीटर पानी में और तीखी मिर्च कूट के उसमें मिक्स कर देंगे और हल्का सा थोड़ा सा आप उसमें गोमूत्र भी डाल देंगे। मतलब 1 लीटर पानी में 1 ml गोमूत्र आपको उसमें मिलाना। तो इस प्रकार ये छोटा सा नुस्खा है और हर 7-8 दिन बाद में या 15 दिन में हम इसका स्प्रे करते हैं। दूसरा, हम अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास नीम का पेड़ है, तो उस निमोली को आप इकट्ठा कर लें और 250 ग्राम निमोली को कूट लें, आम दस्ते में चूरा बना लें। उसमें 10 ग्राम नीम के पत्ते भी जो है कूट कर डाल दें। 5 ग्राम तीखी हरी मिर्च, तीखी से मतलब है मिर्च में वो तेजपन होना चाहिए, तीखापन वो हो, और 5 ग्राम हल्दी और 5 ग्राम तंबाकू के पत्ते को कूटकर इनको मिला दें। साथ में 1 ग्राम गोमूत्र भी इसको मिला लें और इसको आप 10 दिन तक या महीने तक आप सड़ने दें और उसके बाद में छान कर इसका प्रयोग करें। अब ये जो सॉल्यूशन है वो 10 लीटर पानी में आप डाल के रखें और ये उसके बाद में जब आप स्प्रे करते हैं तो ऐसे 100 ml दवा ले लें। ये दवा हो गई एक तरह से कीटनाशी औषधि, और फिर 1 लीटर पानी में ऐसे मिलाकर 100 ml आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये भी छोटा सा, इसमें भी आप ये भूले नहीं, शैम्पू जरा थोड़ा सा जरूर डालें क्योंकि उससे दवा चिपक जाती है पत्तों पे और वो ज़्यादा टाइम तक कारगर करती है। तो ये भी एक छोटा सा नुस्खा आपको हमने बताया है। दूसरा नुस्खा, जैसे मान लो आपका रस चूसने वाले मोइला है और माथा बंधन हो जाता है, मिर्च हो, टमाटर, तो उसमें ऐसा तांबे का बर्तन लो। तांबे के बर्तन में अपना जो मट्ठा होता है, छाछ होती है, उसको पानी मिलाकर उसको डाल दो और उसको 4-5 दिन तक खट्टा होने दो। जैसे इसमें डाल रखा है ये खट्टा बन जाएगा और धीरे धीरे इसका रंग चेंज हो जाएगा, नीला हो जाएगा। आप इसको सुबह शाम हिला देना और जब ये खट्टापन आ जाए 3-4 दिन बाद, तो इसमें 100 ml इस छाछ को आप पानी के 1 लीटर पानी में डालकर पानी के साथ भी डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में वही शैम्पू आप थोड़ा मिला लें तो ये बहुत अच्छा कारगर होगी। चेपा इससे खत्म होगा, माथा बंधन आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम पानी कभी भराव के नहीं दें। कीट आने का भी एक कारण है कि हम पानी भर देते हैं गमलों में ज्यादा। केवल उसको या तो फंवारे से दें, केवल नमी बना के रखें। तो ऐसे आप उन झार से पानी दिया करें, गमलों में नमी के खातिर दें, न कि उनको भरें। क्योंकि ज्यादा जब उसमें पानी की मात्रा हो जाती है तो कई पौधों में वो रस के कारण ये कीट आ जाते हैं। और फिर मित्र कीटों के लिए बढ़ाने के लिए आप अपनी गृह वाटिका में जो है गेंदे का फूल अवश्य गमलों में लगाएं। उससे भी कई जो है मित्र कीटों की संख्या बढ़ती है। और शत्रु कीट के लिए आप ये गोमूत्र मिलाना न भूलें, क्योंकि ये इसकी खुशबू से वो हमें मारना नहीं है लेकिन वो भाग जाते हैं। तो इस तरह से ये छोटे छोटे नुस्खे हम काम ले सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर सवाल है कि शुरुआत में तो सब्जियों की साइज बड़ी होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे छोटी होती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है?
और उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, जानना चाहेंगे महेंद्र भाई जी से। देखो, सब्जी हो, फल हो, जो भी फ्रूट्स और सब्जियां हैं, तो ये शुरू में उसके पास, पौधों के पास में स्टोरेज मटेरियल होता है। तो स्टोरेज मटेरियल होने की वजह से उसके साइज़ और ये थोड़ा हमें अच्छा मिलता है, गुणवत्ता अच्छी होती है। और धीरे धीरे जब हम आगे के पहले फ्रूट निकाल लेते हैं, तो बाद में एक तो होता है कि उसके पोषक तत्व की कमी हो, दूसरा कई बार चलते चलते ये होता है कि कुछ बीमारियां धीरे धीरे आने लगती हैं। अगर पौधे के ऊपर कोई बीमारी आ जाती है जिसकी वजह से पौधा ही कुछ नाजुक हो जाए, तो उसके वजह से भी जो फ्रूट्स है उसका नंबर भी कम हो सकते हैं, साइज़ भी कम हो सकता है। कई बार ये देखा गया कि साइज़ ये डिपेंड करता है आपको कैसे लेना है। तो एक पौधे में अगर ज़्यादा फल लगे हैं तो नेचुरली उसके साइज़ थोड़ा कम हो सकता है। तो ऐसे समय पे एक प्रूनिंग की प्रोसेस है कि आपके पास 10 चीज़ें लगी है और आपको उसका साइज़ बड़ा चाहिए, तो उसमें से 2, 3, 4 आप कम कर दीजिए। जब छोटा होता है तब तो बाकी के बड़े हो जाएंगे। लेकिन नेचुरल तरीके से अगर देखें तो पौधा कोशिश करता है कि उसको हम पूरे पोषक तत्व दें। पोषक तत्व की कमी होना या फिर धीरे धीरे किसी बीमारियों का उसके ऊपर प्रकोप होना, ये 2 कारण की वजह से हमें जो अंत में या लास्ट में जो फल मिलते हैं उनकी साइज़ छोटी होती है, और ये नेचुरल फिनोमेना है। अभी हमारा सवाल प्रहलाद भाई जी से है कि पूनम और अमावस्या की असर पौधे पर होती है, तो उस समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? प्रहलाद भाई। गृह वाटिका निर्माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि पूर्णिमा और अमावस्या के 2 दिन पहले हमें कीट व्याधि जो भी औषधि है, जैविक औषधि, उसका नियंत्रण जरूर करना चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वो अक्षर पूर्णिमा और अमावस्या को आता है। इसी प्रकार जो परिवर्तन होता है मौसम का, चाहे हवाओं का, पूर्व से उत्तर की ओर जो हवा चलती है मेजॉरिटी में देखेंगे आप, ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में ही चलती है। तो इससे 2 दिन पहले, और इसमें प्रभाव बढ़ता है व्याधियों का और कीटों का। तो 2 दिन पहले हम स्प्रे करें तो इससे बचाव हो जाएगा, ये ध्यान जरूर रखें। पौधे को भी खुराक चाहिए, तो कौन से समय के ऊपर पौधे को खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे महेंद्र भाई जी। देखो, पौधा जब हम लगाते हैं तो शुरू में जब हमारी नर्सरी होती है तो उस समय उसको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन चूँकि हम हमारे जैविक जो भी खाद या खुराक हम जो देते हैं, तो वो ज़्यादातर हमें शुरू में ही मिट्टी में डालनी चाहिए। तो उस समय ये देखा गया है कि जब हम मिक्सचर तैयार करते हैं तो उस समय जो भी हम खाद डालते हैं तो पौधा अपने को जितना लगता है उतना ही लेगा। तो अगर उसके बच्चे के पास, छोटे बच्चों के पास ज़्यादा भी परोसेंगे तो भी वो उतना ही खाएगा जितनी उसकी ज़रूरत है। तो शुरू में वो ज़्यादा पौधा लेता है, कम लेता है। लेकिन पौधे की ग्रोथ जैसे होती है, जैसे अभी हम देख रहे हैं, तो ये पौधा अभी के स्टेज में हम देख रहे हैं कि ये इसकी फुल ग्रोथ में है। तो इस समय पर वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से नाइट्रोजन लेगा, फॉस्फेट लेगा, और धीरे धीरे फिर जब इसकी फ्लावरिंग की स्टेज आएगी तो तब उसमें हमें नाइट्रोजनस मटेरियल कम होना चाहिए। लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है पौधों की, वो जिसको हम अपने जैविक के माध्यम से देते हैं, तो संतुलित मात्रा में हम देते रहें, ताकि पौधे को जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस समय वो अपने आप ले लेगा। तो इसीलिए हम ये समझते हैं कि पौधा मैनेज खुद करता है अपने हिसाब से कि मुझे वो कब लेना है, किस समय लेना है। तो इस तरीके से पौधे के न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट हम करते हैं। तो पौधे अपने आप उसका मैनेज करके हम अपने को उर्वरक की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करता है। लेकिन अब ये कब डालना, कितने समय डालना, क्योंकि ज़मीन की कुछ चीज़ें ऐसी है कि आने वाले समय में कम हो जाती है, तो ऐसे समय में फिर से उस ज़मीन में हमको पोषक तत्व हम पानी के माध्यम से या खाद के माध्यम से, तो जनरली हमारे पास जब भी कोई हमारे टेरेस गार्डन पे हम कोई ऐसे पौधे लगाते हैं और बाहर से जब डालने की ज़रूरत होती है तो नेचुरली हम पूरे मिट्टी में नहीं डाल सकते। तो उस समय पे हमें ये देखना होता है कि इस तरह से जब ये पौधा लगा है तो उसके बाजू में ये जो मिट्टी है, ऐसे मिट्टी में थोड़ी सी मिट्टी बाहर निकाल कर उसमें हम अपना जो कोई भी आप इनरिच किया हुआ खाद है या तो पानी के माध्यम से डालेंगे, तो ऐसी गोल रिंग बनाकर आजू बाजू डालेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे,
तो उसके रूट तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। तो हम पेड़ के बाजू में डालें, दूर नहीं डालें। और कितना दूर डालना है वो पेड़ का साइज़ के हिसाब से, वो कितना बड़ा है, क्योंकि अगर बड़ा पौधा है तो उसकी 1 फीट 2 फीट तक आएगी। अगर छोटा पौधा है तो उसको पेड़ के पास में हम खाद डाल सकते हैं। और दूसरा फिर हम किसी स्प्रे के माध्यम से भी हम उनको न्यूट्रिशन दे सकते हैं। हम सभी चाहते हैं कि ज़्यादा फल की प्राप्ति हो, तो पौधे पर ज़्यादा फल लगे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए प्रहलाद भाई? सब्जी हो या फल के पौधे हो गमलों में, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हम उनमें समय समय पर खाद अवश्य डालते रहें, निराई गुड़ाई करते रहें, नमी बनाए रखें। दूसरी बात, हम हर 15 दिन में अगर ज़्यादा फूल आए और अधिक फल मिले, उसके लिए आपको बाज़ार में ये खली मिल जाएगी। ये सरसों की खली है, ये 30-35 रुपये किलो मिल जाती है। ये आप 100 ग्राम लेकर 10 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में 100 ग्राम जो है डाल के भिगो दें। रात भर 2 दिन ये जब भीग जाए, घुल जाए, शाम सुबह खोलना है। तो उसके बाद में 1 लीटर जैसे हमने तैयार कर ली, फिर एक गमलों में यूज करने के लिए 10 लीटर पानी में 100 ग्राम ये जो तैयार है वो सॉल्यूशन आप मिला लें, और इसको आप हर 15 दिन में पौधों में गुड़ाई करने के बाद में पानी के साथ देते रहें। तो इससे फूल भी ज़्यादा आएंगे और फल भी ज़्यादा लगेंगे। दूसरा एक छोटा सा नुस्खा है, वही छाछ वाला, खट्टी छाछ वाला। जब फ्लावरिंग की स्टेज हो या फूल आने लगे, चाहे मिर्च हो, चाहे बैंगन हो, टमाटर हो, तो उसमें खट्टी छाछ वाला जो है वो उपयोग करें, पानी के साथ दे दें या फिर स्प्रे कर दें। तो उससे फूल भी अधिक मरेंगे नहीं और अधिक जो है फूल लगेंगे, तो स्वाभाविक है अधिक फल आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद। अभी लास्ट सवाल महेंद्र भाई जी से है कि हम पौधों को पोषक तत्व तो देते हैं, तो पोषक तत्वों को मिट्टी से जड़ों को देना, उसका क्या महत्व, और पत्तों पर छिड़काव करते हैं तो उसका क्या अलग महत्व है? प्रकाश डालेंगे महेंद्र भाई जी। पोषक तत्व ज़्यादातर तो पौधों को हम जड़ के माध्यम से ही देते हैं, मतलब मिट्टी में ही देते हैं, ताकि जड़ों के माध्यम से वो ऊपर तक जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जड़ों में वो डिफिशियंसी आ जाए या ज़मीन में नहीं है, तो हमारे पास कुछ ऐसे पोषक तत्व है जो हम पत्तों के माध्यम से भी पौधा लेता है। तो जो हमारे अलग प्रिपरेशंस है, वो प्रिपरेशंस को, जो वाटर सॉल्युबल प्रिपरेशंस है, उनको हम अगर स्प्रे करते हैं तो ये स्प्रे हम सुबह के समय और शाम के समय करते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि हमारे जितने भी छाछ वाले और गोमूत्र वाले ये जो प्रिपरेशंस है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज ए फफूंदनाशक, कि उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, या है तो वो निकल जाए। तो उसके साथ साथ वो सिर्फ उतना ही काम नहीं करता, लेकिन उसके साथ साथ उसके पोषक तत्व भी पत्तों के माध्यम से भी अंदर खींचे जाते हैं। तो वो हमारा एक रेगुलर रूटीन में हम अगर जो शेड्यूल बनाते हैं, तो उस शेड्यूल में ऐसे अगर हम स्प्रे करते हैं तो कुछ पोषक तत्व स्प्रे के माध्यम से पौधे पत्तों के द्वारा अंदर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पोषक तत्व है हम ज़मीन के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। दोनों के अपने अपने महत्व हैं। जड़ों के माध्यम से देने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कुछ पोषक तत्व अगर हम देते हैं और वो पौधा ले लेता है तो स्पीड उसकी जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसकी रिकवरी जो है पत्तों के माध्यम से, स्प्रे के माध्यम से जल्दी होती है। अभी हम सभी के बीच में आशीर्वचनों से झोली भरने के लिए पधारे हैं ब्रह्मा कुमार राजू भाई। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो राजू भाई जी को पहचानता ना हो। आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजू भाई, आप 1972 से ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हो।
आपके द्वारा किया गया टॉक शो अनमोल रतन प्रतिदिन पीस ऑफ माइंड चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है। आपने ईश्वरीय सेवा अर्थ विश्व के 5 ही खंडों में भ्रमण किया है। आप कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो। आशीर्वचन देंगे ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। हमारे सभी ग्राम विकास प्रभाग के सदस्य और साथ साथ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की समर्पित टीचर्स बहनें, जब से योगिक गृह वाटिका की ट्रेनिंग आप सबको मिली, मैं देखता रहा हूं कि सभी सेवा केंद्र लगभग भारत के विभिन्न सेवा स्थानों पर बहुत सुंदर सुंदर सभी ने गृह वाटिका बनाई। उनके फोटोग्राफ्स, उनके द्वारा मिलने वाली सब्जियां, फल, उनके फोटोग्राफ्स समय पर समय आप सब भेजते रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत दिल से प्रभाग की ओर से, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की ओर से बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूं कि इतनी लगन से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद उसका प्रैक्टिकल स्वरूप सभी सेवा केंद्रों ने बहुत मेहनत करके बनाया। बरसात के दिनों में, इस सीजन के बीच में घर में अपने हाथों से उगाई हुई सब्जियां, वैरायटी फल, यहाँ तक मैंने देखा कोई ने तो बड़े बड़े तरबूजे, ककड़ियाँ, बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें, फल वगैरह तैयार किए। उसका स्वाद तो अपना ही होता है, वो आप सब तो अनुभव करते हैं। मार्केट की चीज़ लाई जाए, आजकल तो इस महामारी के कारण लोग डरते हैं, सब्जियां लाते हैं, उनको गर्म पानी में डाल देते हैं, कितनी उसके प्रति उनको भय बना रहता है, पता नहीं कुछ अंदर आ न जाए। लेकिन अपने घर की सब्जी, अपने घर का कोई भी फल सब आता है तो उसको देख करके ही कितना खुशी होती है, और जब बनता है ताज़ा ताज़ा तो उसका अपना स्वाद होता है। हमारे पास भी हमारे भाइयों ने जब ये बात सुनी तो यहाँ हमारे लिटरेचर के ऊपर, छत के ऊपर 3-4 चीज़ें इतनी अच्छी हो गई। लौकी हुई, पोई लगा दी जो दाल में डाल कर के इतना अच्छा खाते हैं, पेठा बो दिया, पेठा हुआ। कितने दिनों तक हम बीच बीच में सब्जी खाते रहते हैं। ड्रामा अनुसार ये भी एक संगम पर हम सबको बाबा ने प्रयोग करने के अच्छे अच्छे चांस दिए हैं। योग की शक्तियों को हम कहीं कहीं भी कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रकृति के साथ हमारा समन्वय बना रहे, उसके साथ हम बातें करें, अपने पेड़ पौधों से बातें करें, वनस्पति से बातें करें, कितना आनंद आता है, कितनी खुशी होती है, एकदम आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। साथ साथ आप सब देख रहे हो वर्तमान परिस्थितियों के बीच में बाबा की हम सबके प्रति यही इशारे हैं कि अभी स्वस्थिति को बहुत श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचा बनाओ, और साथ साथ अपनी इतनी अच्छी मनसा, इतने अच्छे शुद्ध वाइब्रेशन जो प्रकृति, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सबके ऊपर प्रयोग करो। सिर्फ योग नहीं करो, अब योग के प्रयोग करो, और उस प्रयोग के परिणाम देख करके कितना खुशी होती है कि जब कोई को कुछ सफलता मिलने लगती है। तो ये 3 दिन आप लोगों ने पुनः ट्रेनिंग के साथ साथ आने वाली समस्याएं, उनका समाधान सुना, और सभी बड़ी रुचि और लगन के साथ सुन रहे हैं। मुझे समाचार मिलते रहते हैं कि हर एक के पास कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई कीड़े आ जाते हैं, कभी कोई आजकल बंदर आ जाते हैं, कभी कुछ भी हो जाता है, नुकसान पहुंचा देते हैं। तो उनसे सेफ्टी के लिए हमारे अनुभवी वक्ताओं ने आप सबको बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए हैं, आप सब ने सुना है। और मैं समझता हूँ ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट है। केवल हम नहीं करें, केवल सेंटर्स के बहनें नहीं करें, लेकिन जो भी भाई बहनें जहाँ जहाँ भी सेंटर्स के संबंध में रहते हैं, उन सबको हम विशेष योग सिखाएं पहले कि योग क्या है और योग की शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है।
क्योंकि एक बहुत बड़ी सूक्ष्म शक्ति है जिसको लोग नहीं समझ सकते। योग के नाम पर कितने हठ क्रियाएं, व्यायाम, प्राणायाम क्या क्या करते हैं, लेकिन बाबा ने हमें सिखाया है बच्चे अपने भ्रकुटी में बैठ जाओ, आत्मा समझ करके इस शांत स्वरूप स्थिति में बैठ करके परमात्मा की शक्तियों का आवाहन करो, उनको शक्तियों को ले करके प्रकृति को, पेड़ पौधों को शुभ वाइब्रेशन दो, प्रकाश दो। जैसे सवेरे सवेरे सूर्य की किरणें जब निकलती हैं और जब बादलों के बीच निकलती हैं तो स्पेशल किरणें होती हैं और वो किरणें इतनी पावरफुल होती हैं, कहते सवेरे सवेरे सूर्य की किरणें लेने से विटामिन डी मिल जाती है। तो देखो ये प्रकृति का सूर्य कितनी बड़ी सेवाएं कर रहा है। बाबा ने हम बच्चों को मास्टर ज्ञान सूर्य बनाया है, खुद ज्ञान सूर्य है और अपने बच्चों को कहता है मेरे समान अभी बनकर मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके अपनी शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सुख की शक्ति, प्यार की शक्ति, अरे जिधर फेंक दो, जिधर भेज दो उधर उसका कल्याण हो जाए। तो व्यक्तियों पर प्रयोग करो, परिस्थितियों पर प्रयोग करो और साथ साथ वनस्पतियों पर प्रयोग करो, प्रकृति की सेवा करो। ये प्रकृति तो हमें बहुत सुख देने वाली है। अभी प्रकृति बहुत नुकसान कर रही है, लेकिन बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम प्रकृति जीत, प्रकृति पति हो, प्रकृति के मालिक बन करके पहले अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बन जाओ, अपने मन के मालिक, अपने बुद्धि के मालिक, अपने संस्कारों के मालिक, अपनी दृष्टि के मालिक, अपने बोल के मालिक। और मालिक बन करके अगर हम सब कंट्रोल से चलाते हैं, इन सबको अपने अधिकार में रख करके कभी अधीन नहीं होते हैं, तो ये कर्मेंद्रियां भी हमारा कहना मानती हैं और जो संकल्प करते हैं पेड़ पौधे वनस्पति भी हमारी संकल्पों की भाषा को समझते हैं और हमारी बहुत अच्छा रिटर्न करते हैं। तो आप सब तो अनुभवी हैं और अनुभव के आधार से आप खुद भी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ एक एक नियमित टीचर्स को अपने अपने सेंटर्स पर कम से कम 10-15 ऐसे भाई बहनों को तैयार करना चाहिए। और विशेष इसमें माताओं का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है अगर वो अपने अपने स्थानों पर। मैं एक स्थान पर गया था ना, एक छोटा सा नींबू का झाड़ लगाया था और उसको कपड़े से ढका हुआ था। कहती भाई जी आप योग के प्रयोग बताते हो ना, मैं नींबू के झाड़ पर प्रयोग करती हूँ, आपको एक चलो दिखाती हूँ। वो माता मुझे अपने बगीचे में ले गई और कपड़ा ऊपर से उतारा, उसमें सैकड़ों नींबू लगे थे, छोटा सा झाड़। मैंने कहा इतने नींबू? कहती है भाई जी जब से मैं इस पर योग करती हूँ, जो संकल्प इसको देती हूँ, उतने पौधे से इतने अच्छे अच्छे हमें नींबू मिल रहे हैं, हमको खरीदना तो छोड़ो, हम अड़ोसी पड़ोसियों को भी खिलाते हैं एक ही झाड़ से। तो हम क्यों ना ऐसे प्रयोग करके देखें। हमारे शुभ संकल्प, हमारी शुभ भावनाएं पेड़ पौधों के साथ भी होंगी और हमारी स्थिति तो अच्छी बनी जाएगी। बाबा तो इस समय अपने बच्चों से पता क्या चाहता है, यही चाहता है कि मेरे बच्चे हर व्यर्थ से मुक्त हो जाएं, तेरे मेरे से मुक्त हो जाएं। तो सभी बाबा के बच्चे अब तेरे मेरे की भाषा से, सब बातों से मुक्त होकर के, कोई सुनाए ना तो सुनो भी नहीं, अपने मन की स्थिति को बड़ा निर्मल, बड़ा स्वच्छ बनाओ और बाबा ज्ञान सूर्य की किरणें ऐसे सवेरे सवेरे लो और 15 मिनट भी अपने गृह वाटिका में चले जाओ, प्यार से उनको देखो, दृष्टि दो, प्यार से सहला दो। आपको क्या फल मिलेगा, क्या सब्जियां मिलेंगी, कोई चीज़ की खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सभी भाई बहनें जो भी सुनते हो, समझ रहे हो, खुद भी करो और एक एक कम से कम 10-10 को तैयार कर दो। योगी जीवन बन जाएगी और योगी जीवन को अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन, अच्छी सब्जियां मिलेंगी तो मैं समझता हूँ तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। तो आप सभी इस महाकाल में, महाकाल ही कहें, कोरोना काल, महाकाल, और ऐसे काल के बीच में आप सब ऐसी सुंदर खेती कर रहे हैं, योग के प्रयोग कर रहे हैं, आपकी मन की स्थिति बड़ी अच्छी निर्मल बनती जा रही है और साथ साथ तन भी सबका स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ हम सब योगिक गृह वाटिका जिन्होंने भी तैयार की है उनको बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम कार्यक्रम का समापन करेंगे परमात्मा की याद से। 2 मिनट हम सभी मेडिटेशन करेंगे।
पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ों से मिलता फल और फूल। बीज से पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ों से मिलता फल और फूल। इन्हीं से सारी सृष्टि चलती, फिर क्यों हम इन्हें जाते भूल। चाहते गर दुनिया में, चाहते गर दुनिया में हम सब जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है अब इनका भी तो होना। बीज से पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ों से मिलता फल और फूल। बीज से पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ों से मिलता फल और फूल। पेड़ों से रक्षा पाते हैं, इनके सहारे चलते हैं। हवाओं को निर्मल करके ये सब में सुख भर देते हैं। भूख हमारी मिटाते हैं, इनके प्यार में पलते हैं। चिलचिलाती धूप सहन कर शीतल छाया देते हैं। चाहते गर दुनिया में, चाहते गर दुनिया में हम सब जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है अब इनका भी तो होना। बीज से पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ों से मिलता फल और फूल। बीज से पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ों से मिलता फल और फूल।